हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एमिनेंट इंस्टीट्यूट। अभी हम जियोमॉर्फोलॉजी कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ से शुरू किया था। ये उसी सीरीज़ की सेकंड क्लास है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था अर्ली थ्योरीज कौन सी हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ की। हमने नेबुला हाइपोथेसिस देखा था, फिर उसके बाद हमने देखा था उसमें कौन कौन सी चेंजेस आए हैं। उसके बाद हमने मॉडर्न थ्योरीज भी देखी थी। उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी बिग बैंग थ्योरी, उसके बारे में हमने बात की थी। तो अगर आपको याद है तो हमने बात किया था कि कैसे टाइनी एटम है, उसमें एक्सप्लोजन होता है, ओवर टाइम उसका टेम्परेचर कम होता है और धीरे धीरे फिर हाइड्रोजन और हीलियम के जो एटम्स हैं वो आते हैं, एनर्जी रिलीज होती है और एक नेबुलर क्लाउड बन जाता है। यूनिवर्स हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाता है और हमको दिखने लगता है कि यूनिवर्स में क्या चल रहा है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टार फॉर्मेशन। तो स्टार फॉर्मेशन जो हमारा होगा, जो स्टार हमारा बनेगा वो उसी नेबुलर क्लाउड में बनेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ नेबुला जो है उसकी फर्स्ट स्टेज है। तो फॉर्मेशन ऑफ नेबुला कैसे होगा या यूनिवर्स का कैसे एग्जिस्टेंस में आएगा, ये हमने बिग बैंग थ्योरी के थ्रू देख लिया। तो अब सेकंड स्टेज क्या है स्टार फॉर्मेशन की, वो है स्टार्स आर बॉर्न विद इन द क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड डस्ट। तो नेबुला जो है वो बेसिकली क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम है प्लस डस्ट पार्टिकल्स हैं उसमें। तो उस जब एनर्जी और मैटर रिलीज हुआ तो जब ये एक्सप्लोजन हुआ और एनर्जी और मैटर रिलीज हुआ, तो जो एनर्जी रिलीज हुई या मैटर जो रिलीज हुआ वो बहुत इवन नहीं था। ठीक है, हर पार्टिकल में इक्वल डेंसिटी और इक्वल एनर्जी नहीं थी, डेंसिटी डिफरेंसेस थे बहुत ज़्यादा। तो उसका इंपॉर्टेंस क्यों, वो ये कि एट सम रीजंस इन दीज क्लाउड्स हायर डेंसिटी ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप्स। तो जब हायर डेंसिटी और डेंसिटी होगी तो देखिए डेंसिटी जो है वो मास से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो जब डेंसिटी किसी भी चीज़ की हायर होगी तो उसका मास भी बढ़ जाएगा। ओके, और जब उसका मास बढ़ेगा तो जो उसकी ग्रेविटेशनल पावर होगी, जो ग्रेविटेशनल पुल होगा उसका, वो भी बढ़ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पुल जब बढ़ेगा तो उसका क्या मतलब है, जब ग्रेविटेशनल पुल किसी भी पार्टिकल का बढ़ेगा तो उसके पास ज़्यादा शक्ति होगी कि वो आसपास के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सके। ओके, तो जब ग्रेविटेशनल पुल इतना सफिशिएंट बढ़ जाएगा तो गैस और जो डस्ट के पार्टिकल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे। ओके, मतलब कि अगर ये पार्टिकल है और इसका ग्रेविटेशनल पुल बढ़ रहा है तो इसके आसपास के जो पार्टिकल्स हैं इसके पास पावर होगी कि इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और इसका जो साइज होगा वो बढ़ता जाएगा। ओके, तो जब इसका साइज बढ़ेगा तो इसकी डेंसिटी और ज़्यादा रिलीज होगी। तो जो यूनिवर्स क्रिएट हुआ है उसमें ऐसी डेंसिटी डिफरेंसेस, ऐसे पार्टिकल्स जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो बहुत सारे थे। ओके, तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा पूरा नेबुलर क्लाउड है। ओके, तो इस क्लाउड में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है। ओके, तो ओवर टाइम ये पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और इनकी डेंसिटी लगातार बढ़ रही है और जब इनकी डेंसिटी बढ़ रही है तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल ये आगे आते जाएंगे, ये एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे और जो नेबुलर क्लाउड है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। ओके, और जब ऐसा होगा और ये पास आते जाएंगे तो जब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज बेसिकली कि एक स्पेस में कितने ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। ओके, तो जब ये पास आते जाएंगे तो ऑब्वियसली है इनकी भी डेंसिटी और बढ़ती जाएगी। ओके, और जब डेंसिटी लगातार बढ़ती जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन लगातार होता जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जो ये जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम पास आ जाएंगे और इनमें कोलिजन हो जाएगा। ओके, तो जब कोलिजन और फ्रिक्शन बढ़ेगा और जब कोलिजन और फ्रिक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी रिलीज होगी और जब एनर्जी रिलीज होगी तो उस जो पार्टिकल है उसके आसपास जो है वो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यहाँ का टेम्परेचर 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, और जब यहाँ पे से एनर्जी लगातार रिलीज होती रहेगा, इसका टेम्परेचर 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस पहुँच जाएगा, तो वो टाइम होगा जब यहाँ पे होगा फ्यूजन रिएक्शन। ओके, लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी फ्यूजन रिएक्शन के बारे में, अगर आपको याद है तो, जब हमने यूनिवर्स की बात की थी कि टेम्परेचर कम हो जाता है एंड देन उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है जब हाइड्रोजन हीलियम के एटम्स में फ्यूजन रिएक्शन होता है। ओके, तो ये वापस से वो टाइम आ गया, अब यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है और जब फ्यूजन रिएक्शन होगा तो और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ओके, तो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो रही है, बहुत ज़्यादा फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ये एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एनर्जी है जो कि स्टार को शाइन देती है, उसकी जो आप चमकता हुआ सितारा देखते हैं वो इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे लगातार फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन एटम्स का और हीलियम एटम बन रहे हैं और यहाँ से वो एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, अब जो बातें आपको ध्यान रखनी है इसमें वो है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो नेबुला है उसमें जहाँ पे डेंसिटी है तो उसके चारों ओर का सारा पार्टिकल इकट्ठा होकर स्टार नहीं बन रहा है। ओके, तो नॉट ऑल दीज मटेरियल्स एंड अप एज पार्ट ऑफ द स्टार। ओके, जो कुछ पार्ट जो बचता है डस्ट, जो नेबुला है वो बहुत बड़ा है, उसमें एक जगह पे डेंसिटी ज़्यादा है, उसके आसपास का जो मैटर है वो इकट्ठा होकर स्टार फॉर्मेशन कर रहा है। बट देन जो बाकी डस्ट पार्टिकल्स और गैस पार्टिकल्स बचे हैं उनमें से क्या बन रहा है, तो उसमें से हमारे कुछ प्लैनेट्स बन रहे हैं, एस्टेरॉइड्स बन रहे हैं। अब हमारे सोलर सिस्टम में भी आपको पता होगा एस्टेरॉइड बेल्ट है एक। ओके, और कॉमेट्स बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें बनती है। ओके, और मोस्ट ऑफ द स्टार्स जो बने, तो स्टार्स प्लैनेट्स के पहले बन गए। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि स्टार्स हमारे प्लैनेट्स बनने के बहुत पहले बन चुके हैं। तो
जो फर्स्ट बिलियन ईयर था बिग बैंग के बाद में, फर्स्ट बिलियन ईयर में ही बन गए थे सारे मोस्ट ऑफ द स्टार्स जो अभी प्रेजेंट है। ओके, अब एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ स्टार। तो जब तक जो हाइड्रोजन एटम रहेगा, जब तक वो फ्यूजन रिएक्शन होता रहेगा, तब तक वो स्टार रहेगा। ओके, तो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी एंड साइज ऑफ द स्टार एंड इवन द कलर ऑफ द स्टार डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इट। तो उस स्टार में में कितना ज़्यादा हाइड्रोजन है वो डिपेंड करेगा कि वो स्टार कैसा दिख रहा है, कितना चमक रहा है, क्या उसमें चल रहा है। ओके, तो जो तक कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन का होगा उसमें, उस पर डिपेंड करेगा कि उस स्टार में एनर्जी कितनी है, उसका साइज कैसा है। ओके, तो फॉर एग्जांपल मोर हाइड्रोजन इज ज़्यादा हाइड्रोजन होगा तो उस स्टार के पास ज़्यादा फ्यूल होगा, फ्यूजन रिएक्शन के लिए ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा और वो ब्लू दिखेगा। ओके, और लेस हाइड्रोजन होगा तो उसमें लेस फ्यूल होगा ऑब्वियसली फॉर फ्यूजन रिएक्शन और लेस एनर्जी रिलीज करेगा और रेडिश कलर का होगा। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अब आप ये देखिए, ये हमारा नेबुला है। ओके, ये नेबुला है, इसमें से स्टार बन रहा है। तो अब ये देखिए, इसका कलर देखिए, ये येलो है। ओके, और ये ब्लू है। ये इसका साइज भी बड़ा है, इसमें हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है इसलिए इसका साइज बड़ा है, इसका कलर ब्लू है। और इसमें जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो कम है, फ्यूजन रिएक्शन के बाद में एनर्जी जो रिलीज होगी वो कम होगी, इसलिए इसका साइज छोटा है। और ये येलोइश कलर का, ओके, रेड नहीं है बट ऑरेंजिश येलोइश ऐसा दिखेगा। ओके, अब आगे देखते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है। ओके, हाइड्रोजन जो है वो उसका फ्यूल का काम करेगा। तो ओवर टाइम क्या होगा, जो जैसे छोटा स्टार है तो उसमें हाइड्रोजन एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। तो जब हाइड्रोजन एज अ फ्यूल खत्म हो जाएगा तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी रिलीज होना कम हो जाएगी। मैंने आपको बताया था जब एनर्जी रिलीज होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब फ्यूल खत्म हो रहा है तो एनर्जी कम रिलीज हो रही है, और एनर्जी कम रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा। ओके, तो जब टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा तो क्या होगा, ये हमारा नेबुलर क्लाउड है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है लेकिन अब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो बहुत जनरल सी बात है कि अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ता है, अगर मान लीजिए आपने हवा को गर्म किया तो हवा एक्सपैंड होगी, ठीक है, और जब हवा ठंडी होती है तो कंट्रैक्शन होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि अब यहाँ पे एनर्जी नहीं रिलीज हो रही होती, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो जो क्लाउड है वो कॉन्सेंट्रेट करेगा। ओके, कॉम्पैक्ट होने लगेगा, और तो उससे क्या होगा कि डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। तो जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डेंसिटी फिर इंक्रीज होगी। अभी भी अगर आपको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो डेंसिटी इज बेसिकली कि एक स्क्वायर मीटर एरिया में कितने पार्टिकल्स हैं उससे डेंसिटी पता चलती है। ओके, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली इसमें पार्टिकल्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी एक पर्टिकुलर रीजन में। ओके, तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो जो पार्टिकल्स हैं वो और ज़्यादा पास आने लगेंगे, और पास आने लगेंगे तो फिर से कोलिजन और फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा। अब हाइड्रोजन तो हमारे पास खत्म हो गया है इसमें, ठीक है, और वापस से कोलिजन और फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा तो हमारे पास बचा क्या है, ये जो हीलियम एटम्स बन रहे हैं। ओके, अब क्या होगा कि अब यहाँ पे जो हमारे हीलियम एटम्स हैं इनमें कोलिजन शुरू हो जाएगा। ओके, तो हीलियम में जब कोलिजन शुरू हो जाएगा तो हैवियर मेटल्स और बनेंगे, फॉर एग्जांपल कार्बन बनेगा और ऑक्सीजन के एटम्स ही बनेंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेज है उस फॉर्मेशन के, ठीक है। अब आप देख रहे हैं जो यहाँ पे जो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है हीलियम के एटम्स के बीच में, उसमें से हैवियर एलिमेंट्स निकल रहे हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन एंड ऑक्सीजन जैसे हैवियर एलिमेंट्स निकल रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए फ्यूजन रिएक्शन कहीं पे भी होगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें एक्सपेंशन होगा। अब जो हमारा स्टार है जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था क्योंकि एनर्जी रिलीज नहीं हो रही थी, क्योंकि हाइड्रोजन एज अ फ्यूल खत्म हो गया था, वहाँ पे टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम होने की वजह से उसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन जब हुआ तो हीलियम के एटम्स में कोलिजन हुआ, हीलियम के एटम्स में कोलिजन हुआ तो फ्यूजन रिएक्शन होता है यहाँ पे, और फ्यूजन रिएक्शन होने के बाद में फिर से एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो ये जो चल रहा है सीक्वेंस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फ्यूजन रिएक्शन होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है और हमारा जो स्टार बना हुआ है वो वापस से एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। ओके, तो अब ये जो स्टेज में स्टार है, जो हमारा एक स्टार का एक्सपेंशन हो रहा है, इस स्टार को हम बोलेंगे रेड जाइंट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे फिर भी मैं बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले। यूपीएससी ने मेरे ख्याल से पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा था स्टार इवोल्यूशन ऑफ स्टार के ऊपर, तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, हम ऊपर ऊपर से देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में। ओके, तो ये जो स्टार हमारा बन रहा है इसको हम रेड जाइंट बोलेंगे। अच्छा, अब ये दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इसके पहले जो ये फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, जो रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी इतनी इंटेंस है कि इसके पास पावर है कि अपने आसपास के मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और मैटर सिर्फ डस्ट पार्टिकल वाला मैटर नहीं है, मैटर में आएगा फिर जो भी प्लैनेट्स होंगे आसपास के, जो एस्टेरॉइड्स होंगे, कॉमेट्स होंगे, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसके पास पावर है कि वो इन सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अच्छा, जो दो कॉन्सेप्ट्स की मैंने बात की है वो हैं
अब आप यहाँ पे देखिए, अगर जो स्टार है वो एवरेज स्टार है, मतलब कि छोटा स्टार है, इसका साइज छोटा है, तो जो सेकेंड स्टेज वाला जो अभी हमने देखा है, ये हीलियम और हीलियम के एटम्स के बाद में जो फ्यूजन में स्टार बनेगा उसको हम रेड जाइंट बोलेंगे। लेकिन अगर वो मैसिव स्टार है, बहुत बड़ा सा स्टार है, तो जो हीलियम और हीलियम के फ्यूजन के बाद में जो स्टार बनेगा उसको हम रेड सुपर जाइंट बोलेंगे। इनके बनने के उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये नाम अलग है, बिकॉज जो ओरिजिनल स्टार है हमारा उसका साइज बड़ा है और इसमें उसका साइज छोटा है, ठीक है। अब आगे, अब ये इस स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा नेबुला है, नेबुला के बाद स्टार बनता है, स्टार में हाइड्रोजन फ्यूल खत्म होने के बाद में हीलियम का जो फ्यूजन होता है उसके बाद हमारा रेड जाइंट बन रहा है। रेड जाइंट के बाद अब ये प्लेनेटरी नेबुला कैसे बन रहा है, तो 3 स्टेजेस हैं, ओके। तो पहली स्टेज क्या है कि अगर जो हमारा स्टार है उसका मास सन के 1.44 टाइम्स सन का जो मास है उससे कम है, मतलब कि स्टार का मास ऑफ स्टार, सॉरी, मास ऑफ स्टार इज लेस देन 1.44 टाइम्स ऑफ सन्स मास, ओके। अगर स्टार का मास 1.44 टाइम्स सन के मास से कम है तो प्लैनेटरी नेबुला बनेगा, ओके। और प्लैनेटरी नेबुला के बाद वाली जो स्टेज है वाइट डॉर्फ है। हम इसमें ये बनने के उसमें नहीं जा रहे हैं, बस आप ये नाम याद रखिए और किससे कैसे बन रहा है वो याद रखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस ये कंडीशन याद रखिए कि सन का जो मास, सॉरी, स्टार का जो मास है वो 1.44 टाइम्स सन के मास से कम है, ओके, तो हमारा प्लैनेटरी नेबुला बनेगा। सेकेंड स्टेज क्या है कि अगर जो हमारा स्टार है मास ऑफ स्टार 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन से ज़्यादा है, ओके। तो 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन से अगर ज़्यादा है हमारे स्टार का मास, तो जो बनेगा वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। और सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने के बाद में न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, ये हमारी सेकेंड कंडीशन है, ओके। और अगर थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन ये है कि अगर हमारा जो स्टार है इसका मास, तो मास ऑफ स्टार इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स द मास ऑफ सन, ओके, मास ऑफ सन। तो अगर जो मास ऑफ स्टार इज, जो हमारे स्टार है उसका अगर मास सन के मास से 3 गुना ज़्यादा है तो भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा। लेकिन सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने के बाद क्या बनेगा, ब्लैक होल। आप सबने ब्लैक होल के बारे में तो सुना होगा, ब्लैक होल क्या होता है। तो बेसिकली जब इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इतना ज़्यादा मैटर रिलीज होता है, तो उस जगह की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब किसी जगह की डेंसिटी बढ़ जाती है तो वहाँ से कोई भी चीज़ एस्केप नहीं कर सकती है। तो बेसिकली ये ब्लैक होल की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है कि वहाँ की डेंसिटी इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम है, इतनी ज़्यादा इंटेंस है कि वहाँ से लाइट भी एस्केप नहीं कर पा रही, ओके। तो ये ब्लैक होल बन जाएगा। ये 3 कंडीशंस हैं। पहली कि मास ऑफ द स्टार इज लेस देन 1.44 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन, तो हमारा प्लैनेटरी नेबुला बनेगा। और प्लैनेटरी नेबुला बनने के बाद में लास्ट स्टेज होगी वाइट डॉर्फ बनने की, ओके। ये सारे स्टार्स की इवोल्यूशन प्रोसेस है, तो उसमें आपको बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बस एक बार देख लीजिए, ध्यान रखिए, ओके। सेकेंड स्टेज है कि मास ऑफ द स्टार इज ग्रेटर देन 1.44 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन, तो सेकेंड स्टेज होगी सुपरनोवा एक्सप्लोजन की। और सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद बनेगा हमारा न्यूट्रॉन स्टार। और थर्ड स्टेज होगी, वो होगी मास ऑफ द स्टार अगर 3 टाइम्स ज़्यादा होगा मास ऑफ द सन से, ओके। तो जो भी मास ऑफ द सन है उसका 3 गुना अगर होगा मास ऑफ द स्टार तो होगा, तो भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा। लेकिन उस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद में ब्लैक होल बन जाएगा, ओके। अब जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो सोलर सिस्टम, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स हैं, वो इस प्लैनेटरी नेबुला से बने हुए हैं, ओके। तो हमारा सेकेंड जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स। तो लास्ट वीडियो में आपको याद होगा बिग बैंग थ्योरी के पहले जब हमने प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस पढ़ी थी, तो उसमें हमने देखा था कि उन्होंने बोला था कि एक स्टार बीच में फॉर्म होगा, उसके चारों ओर एक डिस्क शेप बनेगी और उसमें से फिर एक्रीडिशन और कोलिजन की वजह से जो अभी प्लैनेट्स हैं वो निकल के बाहर आएंगे, ओके। तो प्लैनेट्स के फॉर्मेशन में भी 3 स्टेज हैं। पहली स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ अ कोर। तो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ द कोर कुछ नहीं है, कोर में एक तरह से एक स्टार बन रहा है, ठीक है। तो लास्ट जो हमने देखा ओरिजिन ऑफ द स्टार, तो वो स्टार कोर में रहेगा जहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और कोर ऑफ द गैस क्लाउड, तो बेसिकली नेबुला के कोर में एक स्टार फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो वो एक कोर बन जाएगा हमारा प्लैनेट के फॉर्मेशन के लिए। अब सेकेंड स्टेज क्या है, जब द गैस क्लाउड्स स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस्ड। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर यहाँ पे आपका नेबुला का कोर है, ये पूरा नेबुला है, तो टेम्परेचर जो है वो बहुत हर जगह इवन नहीं रहेगा, टेम्परेचर आगे जाके ठंडा होता जाएगा, दूर वाली चीज़ों में टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ पे कंडेंसेशन होने लगेगा, ओके। तो स्टार्ट गेटिंग कंडेंस, तो
ठंडा होने लगेगा और जब कंडेंस होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि वो कंडेंसेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक डिस्क शेप बन जाएगी। अगर लास्ट टाइम को आपको एग्जांपल याद है कि एक सीडी की तरह देखिए आपको कि बीच में एक स्टार है, फॉर एग्जांपल सन है अभी हमारा, और बाकी जो डिस्क बनी हुई है और उसमें जाके प्लैनेट्स आएंगे। ओके, तो द क्लाउड स्टार्ट गेटिंग कंडेंस्ड एंड डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो ये देखिए, ये मान लीजिए ये हमारा स्टार है और इसके चारों ओर क्लाउड है जो कंडेंस हो गया और यहाँ पे एक डिस्क शेप में बन गया है। ओके, अब क्या होगा कि हर जगह यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे बनेंगे, हर जगह ऐसे एक छोटे छोटे से क्लम्स बन जाएंगे पार्टिकल्स के, जो आपस में आके आपस में ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इकट्ठे हो जाएंगे। ओके, तो ये क्लम्स बन रहे हैं और इन क्लम्स को क्या कहा जाएगा, इन क्लम्स को प्लैनेटेजिमल्स कहा जाएगा। तो प्लैनेटेजिमल्स बेसिकली क्या होते हैं, एक प्लैनेट पूरा नहीं बना हुआ है, एक प्रोटो प्लैनेट की तरह है बेसिकली, कि प्लैनेट बनने के पहले की छोटी सी स्टेज है, एक फाउंडेशन तैयार हुआ है जिसपे प्लैनेट्स आगे चल के तैयार होंगे। और तीसरी और फाइनल स्टेज होगी प्लैनेट्स बनने की, वो होगी कि दीज लार्ज नंबर ऑफ प्लैनेटेजिमल्स एक्रीट और एक्यूमुलेट टुगेदर। ठीक है, तो ये जो मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इकट्ठे हो गए हैं, ओवर टाइम क्या होगा कि इनमें कोलिजन होगा और ये हो सकता है इकट्ठे होकर एक बड़ा प्लैनेट बना ले, यहाँ पे ये दोनों इकट्ठे होकर एक बड़ा प्लैनेट बना ले। तो ओवर टाइम एक साथ में एक्यूमुलेट होंगे, एक्रीट होंगे। एक्रीट होने का मतलब है कि परत दर परत चढ़ती जाएगी। ओके, तो ये जो फाउंडेशन हमारा प्लैनेटेजिमल्स का बना हुआ है, उस फाउंडेशन के ऊपर बाकी लेयर्स चल रही हैं, बाकी जो एक्यूमुलेशन हो रहा है उसके बाद में ओवर टाइम एक प्रॉपर प्लैनेट बन जाएगा। तो ये है हमारी फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट। ओके, तो हमने अभी तक में क्या देख लिया, हमने देख लिया कि अर्थ कैसे, यूनिवर्स कैसे बन रहा है, हमने अर्ली थ्योरीज, मॉडर्न थ्योरीज देख लिए, हमने स्टार फॉर्मेशन की थ्योरी भी देख ली और हमने प्लैनेट्स कैसे बन रहे हैं वो भी देख लिए। ओके, ठीक है, तो हमारा जो नेबुला था वो 5.5 to 5.6 बिलियन ईयर्स को बना था, जिस नेबुला से निकल के अभी हमारा सोलर सिस्टम आया है, और उसके जो प्लैनेट्स बने थे वो 4.6 बिलियन ईयर्स को बने थे। अब हम 6th क्लास की एनसीईआरटी के लेवल पे जा रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है, बहुत जल्दी जल्दी जाएंगे। तो हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें एक सेंटर में एक सन है जिसमें 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इन 8 प्लैनेट्स और सन के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, अगर आपको पता है तो शुरू के 4 प्लैनेट्स के बाद में एक एस्टेरॉइड बेल्ट आती है और उसके बाद लार्जर प्लैनेट्स हैं। उसके बाद हमारे सोलर सिस्टम में 171 मून्स हैं। आई नो बहुत ज़्यादा हैं बट हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद है बहुत सारे एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स हैं। तो सोलर सिस्टम और इसके बाद में क्या है, बहुत सारा डस्ट एंड गैशियस एलिमेंट्स में। ओके, अब जो सोलर सिस्टम है उसमें 2 तरह के प्लैनेट्स हैं। 6th क्लास एनसीईआरटी पता होगा आपको, फिर भी तो एक इनर प्लैनेट है और 4 इनर प्लैनेट्स हैं और आउटर प्लैनेट्स है 4। इनर और आउटर प्लैनेट्स बताने 2 तरह से बता सकते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर आने वाले जो प्लैनेट्स हैं वो इनर प्लैनेट्स हैं और एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर वाले जो प्लैनेट्स हैं वो आउटर प्लैनेट्स हैं। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो नहीं है प्लैनेट। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो 2006 में से प्लूटो प्लैनेट का पार्ट नहीं है। और यहाँ पे हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट, तो एस्टेरॉइड बेल्ट के जो अंदर वाले प्लैनेट्स हैं इनर प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट के जो बाहर वाले प्लैनेट्स हैं आउटर प्लैनेट्स हैं। इनर प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोला जाता है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों? क्योंकि इनकी सरफेस रॉकी है, ज़मीन है इनके पास। ओके, और जो आउटर या अर्थ लाइक प्लैनेट भी बोल सकते हैं क्योंकि सिमिलर टू अर्थ है, रहने में नहीं बट देन क्योंकि इनके पास भी एक ज़मीन है। ओके, और जो आउटर प्लैनेट्स हैं इनको जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। जोवियन मतलब कि गैस जुपिटर लाइक प्लैनेट्स, या तो गैस जाइंट्स भी बोल सकते हैं। गैस जाइंट क्यों? क्योंकि मोस्टली गैशियस प्लैनेट्स। ओके, इनके पास धरती नहीं है अपनी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें। उसके अलावा क्या डिफरेंस है इनर और आउटर प्लैनेट्स में? इनर प्लैनेट्स का साइज छोटा है। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसकी पिक्चर अगर आपने कहीं पे देखोगी बुक्स वगैरह में तो आपको पता होगा कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स जो है वो छोटे साइज़ के हैं। फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये बड़े साइज़ के, इनका साइज़ बड़ा है। ओके, तो इसके अलावा अच्छा अगर आपको कन्फ्यूजन हो, ये भी सवाल आपके दिमाग में आएगी, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जो जोवियन प्लैनेट्स वो ऐसे क्यों हैं? ओके, तो 3 की शुरू के 4 प्लैनेट्स ही टेरेस्ट्रियल क्यों हैं, आगे वाले प्लैनेट्स टेरेस्ट्रियल क्यों नहीं? तो इसके जो रीजंस देखते हो, तो पहला क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द पेरेंट स्टार। पेरेंट स्टार हमारा क्या है? हमारा पेरेंट स्टार है सन। तो सन के बहुत क्लोज में है, तो उससे क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ओके, टू वार्म फॉर गैसेस टू कंडेंस। क्योंकि इतनी गर्मी है बहुत, तो वो गैसेस कंडेंस नहीं हो पा रही। जब तक गैसेस कंडेंस नहीं होंगी तो वो पास में नहीं रहेंगी, गैस चली जाएंगी, गर्म रहेगी तो ऊपर जाएगी कोई भी चीज़। ओके,
तो गैसेस कंडेंस नहीं हो पा रही हैं सॉलिड पार्टिकल्स बनाने के लिए, और इसलिए जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वो गैशियस प्लैनेट्स नहीं है, और जोवियन प्लैनेट्स क्योंकि वहाँ पे जो है टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर आप देखें तो सन से जुपिटर की दूरी बहुत ज़्यादा है कि वहाँ पे जो सन का इंसोलेशन है वो उतना ज़्यादा नहीं पहुँच पा रहा है, इसलिए वो जो उनका जो टेम्परेचर वो इतना कम है कि जो गैसेस हैं उसमें वो कंडेंस होकर सॉलिड पार्टिकल्स बना सके। ओके, अब सेकेंड रीज़न क्या है कि सोलर विंड्स हैं। मेरे ख्याल से आपको ये पता होगा कि जो सन है वो सोलर विंड्स एमिट करता है। ओके, तो सोलर विंड्स से क्या होता है कि क्योंकि अब जो क्लोज विसिनिटी वाले प्लैनेट्स हैं, जो इनर प्लैनेट्स हैं, वो सन के बहुत पास में, तो जो सोलर विंड्स वहाँ से निकलती हैं वो अपने साथ में सारी डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस को लेकर चले जाते हैं। ये भी एक वजह है कि इनका साइज छोटा है। ओके, तो वो सारे गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स को लेकर जा रहे हैं अपने साथ में, इसलिए भी ये गैशियस प्लैनेट्स नहीं है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है। ओके, और वही बात है कि क्योंकि दूरी सन से बहुत ज़्यादा है, इसलिए जोवियन प्लैनेट्स जो हैं उनके गैसेस उनके पास हैं, उस पर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है। जुपिटर बोल रहा है कि मैं यहीं पे बैठा हूँ, तुम ले जा सको तो ले जाओ। ओके, तीसरा रीज़न है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो है वो बहुत छोटे हैं। मास और ग्रेविटी, मैंने आपको बताया था कि अगर मास ज़्यादा होगा तो ग्रेविटी ज़्यादा होगी। ओके, तो अगर छोटे हैं तो उसका मास कम है, और मास कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसका कम है, तो उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो जो सारी गैस जो जा रही है सन के सोलर विंड के वजह से उसको रोक सके। तो ये एक रीज़न है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वो गैशियस प्लैनेट्स क्यों नहीं है। ओके, सिमिलर बात है कि क्योंकि उनका साइज, अब जोवियन प्लैनेट्स उनका साइज बड़ा है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से, और उनकी ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है, इसलिए वो अपने चारों ओर के गैस को और डस्ट पार्टिकल्स को इकट्ठा करके रख सकते हैं। ओके, तो अभी हमने सोलर सिस्टम की बात कर ली, हमने प्लैनेट्स कैसे बने उसकी बात कर ली, यूनिवर्स कैसे बना उसकी बात कर ली। अब एक और चीज़ जो अर्थ पे के सिर्फ हम अर्थ पे जाएं उससे पहले जो बात करनी इंपॉर्टेंट है वो है मून के बारे में। ओके, तो मून हमारा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? बेसिकली कोई भी एक सेलेस्टियल बॉडी जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडी का चक्कर लगा रही है उसको नेचुरल सैटेलाइट बोलेंगे। ओके, तो जैसे कि यूनिवर्स के ऑरिजिन की थ्योरी दी गई थी, वैसे ही और अर्थ के ऑरिजिन की थ्योरी दी गई थी, वैसे ही मून के ऑरिजिन की भी बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। उसमें जो पहली थ्योरी हम पढ़ेंगे वो है थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ मून बाय सर जॉर्ज डार्विन। ये महाशय सर जॉर्ज डार्विन का नाम सुन के आपको चार्ल्स डार्विन की याद आई होगी, बेसिकली उनके बेटे हैं। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इनिशियली अर्थ एंड मून फॉर्म्ड अ सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी। तो बेसिकली एक ही बॉडी थी, एक ही प्लैनेट था, वो बहुत तेज़ी से घूम रहा था। ओके, तो जब ऐसी कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से घूमती है, अच्छा फॉर एग्जांपल आपने बचपन में वो गेम खेलोगा हाथ पकड़ के घूमने वाला, ठीक है, तो अगर आप सेम एज के लोगों के साथ खेलें तो शायद उतना इफेक्ट नहीं दिखे, लेकिन अगर आप किसी छोटे बच्चे के साथ घूम रहे हैं ऐसे हाथ पकड़ के, तो आप देखेंगे ओवर टाइम जब आपकी स्पीड बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे वो उस बच्चे का कंट्रोल उस गेम से छूट जाता है और वो हवा में उड़ने लगेगा थोड़ी देर बाद, अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ओके, तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी कि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब धीरे धीरे इसमें से एक ऐसा सा शेप बन गया, ठीक है, एक ये बॉडी है और एक ऐसा सा ये बॉडी है घूमने की वजह से जो अलग होती जा रही है। ओके, तो ओवर टाइम में धीरे धीरे अलग हो जाएगी, एक डम्बल शेप्ड बॉडी बन जाएगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत तेज़ी से ये प्लैनेट घूम रहा है। ओके, इस वजह से ये डम्बल शेप बॉडी बन जाएगी और ओवर टाइम क्या होगा, ये दोनों बॉडी अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारा अर्थ बचेगा और यहाँ पे एक मून बचेगा। ठीक है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ कि पहले ऐसा था, ये बहुत तेज़ी से घूम रहा है इसलिए एक बल्ज आउट हो रहा है यहाँ पे, और ओवर टाइम ये एक डम्बल शेप की बॉडी बना लेगा और फिर रोटेशन लगातार हो रहा है। ठीक है, रोटेशन में कमी नहीं आ रही है, बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं और इसी वजह से ये अलग हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये दो बॉडी बन गई, हमारा अर्थ बचा है और ये मून बना है। अच्छा, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये अर्थ के बहुत टाइम के बाद बनने के बाद नहीं हो रहा है, ये अभी भी गर्म है। ओके, अभी भी इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अभी भी हॉट प्लैनेट है ये। ठीक है, अभी ये कंडेंस नहीं होगी क्योंकि अगर कंडेंस हो जाएगा तो ये प्रोसेस होना बहुत मुश्किल होगा, तो अभी भी ये बहुत गर्म है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें। अच्छा, डार्विन ने एक और चीज़ क्या बोली, डार्विन ने ये बोला कि इसको सही कर लीजिए, 1 2 3 4। डार्विन ने एक और चीज़ क्या बोली, डार्विन ने बोला कि ये जो मैटर निकला है यहाँ से, ठीक है, ये जो मैटर निकला है बेसिकली ये पैसिफिक ओशन वाला डिप्रेशन है। ठीक है, तो ये पैसिफिक ओशन के पास में जितना जो मैटर था, जो अर्थ थी, वो यहाँ पे से निकल गई रिवॉल्यूशन की वजह से और ये डिप्रेशन पैसिफिक ओशन वाला बन गया है, और जो डिप्रेशन है उस वही बेसिकली आज पैसिफिक ओशन का पार्ट है। ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर ये रोटेशन की वजह से बहुत रिलीज होता है ये पार्टिकल, या मून रोटेशन की वजह से बनता अलग होके फिजन की वजह से, तो अर्थ की और मून की दोनों की स्पीड अभी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जो अभी स्पीड है उस स्पीड से ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि ये इस प्रोसेस से मून बना है। ठीक है, तो ये थ्योरी तो रिजेक्ट हो गई। अब इसके बाद जो सेकेंड थ्योरी आती है वो आती है जाइंट इम्पैक्ट और द बिग स्पैट थ्योरी। ठीक है,
जायंट इम्पैक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि जो अर्थ है वो रोटेट हो रही थी, ठीक है, अपनी जगह पे थी अर्थ और अर्थ जो है उस 1 to 3 टाइम्स दैट ऑफ जो अर्थ है उससे एक ऐसी बॉडी आके टकराई जो कि मास से 3 गुना साइज की थी, ठीक है। तो अर्थ से आके जब वो टकराएगी तो वो अपने साथ बहुत सारे डेब्री लेके जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अर्थ है हमारी, और यहाँ पे ये जो बॉडी है वो आके अर्थ से टकरा रही है, तो ये डेब्री फ्लो हो रहे हो, ओके। तो ये कुछ पार्ट अर्थ का और कुछ पार्ट इस बॉडी का है जो आके टकराएगा उससे, ठीक है। तो ये डेब्री फ्लो हो रही है साथ में, और ओवर टाइम क्या होगा, द पोर्शन ऑफ ब्लास्टेड मटेरियल देन कंटिन्यू टू ऑर्बिट दैट। अब ये घूम रहा है लगातार, ठीक है, वो टकराए है और तुरंत से मून नहीं बन गए, वो डेब्री के फॉर्म में लगातार अर्थ का चक्कर लगा रहे, जैसे एस्टेरॉइड बेल्ट अभी हमारे सन का चक्कर लगा रहे हैं, बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो कुछ टाइम तक ये जो डेब्री क्रिएट हुई थी इसके कोलिजन की वजह से वो भी अर्थ के चारों ओर घूमती रहती है, और ओवर टाइम फिर क्या होता है, वही सारा एक्रीडिशन वाला प्रोसेस होता है। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बाकी सारा एक बड़ा पार्टिकल बाकी सारे मटीरियल्स को इकट्ठा करता है, एक्रीडिशन होता है, ओवर टाइम एक मून फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली सेकेंड थ्योरी है जिसको ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया साइंटिस्ट के द्वारा। तो ये कहा जा रहा है कि जो इवेंचुअली जो अभी हमारा मून है, जो अभी हमारी अर्थ एंड मून है, वो 4.4 बिलियन अगो बना है, ओके। तो पहली थ्योरी जो डार्विन ने दी, उन्होंने कहा कि अर्थ और मून एक ही बॉडी थे, फिर ओवर टाइम उसके घूमने की वजह से एक मून अलग हो गया, और जो मून अलग हुआ वो पैसिफिक ओशन वाली जगह पे था, उसका सारा मटेरियल पैसिफिक ओशन वाली जगह पे था और वो डिप्रेशन हो गया, और जो आज का पैसिफिक ओशन का पार्ट है। इस थ्योरी को साइंटिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। सेकंड थ्योरी जो हमारी आई थी वो है जायंट इम्पैक्ट और द बिग स्पैट थ्योरी। इसमें था कि एक जो बॉडी है जो मास के साइज से 3 गुना बड़ी है वो आके अर्थ से टकराती है, और उसके टकराने के इम्पैक्ट की वजह से बहुत सारा जो डेब्री है वो अर्थ से टूट जाता है, वो अर्थ के चक्कर लगाता रहता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, एंड ओवर टाइम वो सारे मटेरियल्स इकट्ठा होकर प्रेजेंट में जो मून है उसका शेप ले लेते, ओके। तो अभी बेसिकली हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स हमने कंप्लीट कर लिया है, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, सन कैसे बनता है, मतलब बेसिकली एक स्टार कैसे बनेगा वो हमने देख लिया, और उससे हमें पता चल गया कि हमारे सोलर सिस्टम का सन है वो कैसे बना है। हमने अपने सोलर सिस्टम के बारे में जान लिया है और हमने अपने मून के बारे में जान लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सारा अर्थ पे फोकस करेंगे, ठीक है। अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, अर्थ कैसे बनी, अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे बना, हाइड्रोस्फेयर कैसे बना, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ओके। तो वो थर्ड एंड फाइनल वीडियो होगा प्रॉब्ली इस सीरीज़ का, एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको कैसा लगा, आपको क्या कमी है, और आपके जो डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आपको ये पीपीटी का पीडीएफ वर्जन चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।